मगरबी बंगाल असेंबली में आज हंगामा आराई के गैर मामूली मनाजिर देखे गए। बीजेपी अरकान और हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस अरकान एक दूसरे पर भड़क गए। हाथापाई धक्का मुक्की में अपना एक रुकने असेंबली जख्मी हो जाने की टीएमसी ने इल्जाम लगाया। दरअसल भीरभूम के रामपुर हाट में हुए हालिया आगजनी और तशद्दुद के वाक़े को लेकर बीजेपी अरकान ऐवान के वस्त में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मुदाखलत की, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी अरकान के बीच मारपीट के मनाजिर रोनुमा हुए। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि ममता बनर्जी रामपुर हाट की सच्चाई छुपा रही है और अपोजिशन अरकान ने ऐवान में बयान देने का वजीर आला से मुतालबा किया, जिसके नतीजे में ये सारा हंगामा हुआ और शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी के 4 अरकान को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। हम लोग उसका बाद हाउस में पीस रखते हुए हमारी आधा घंटा का कर्मसूची था, कार्यक्रम था, वो खत्म करके हम लोग बाहर आया। मारपीट में मारपीट में जैसे महल बनाया अंदर में, बाहर का जो महल है, गांव का जो महल है, जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। ये तृणमूल पार्टी, पुलिस और आपने गुंडा एमएलए लेकर, इसका खिलाफ हम लोग का आज 2 बजे पार्टी का मार्च है। मार्च में सब एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। ये मुद्दे के ऊपर हम जनता के बीच भी जाऊंगा। स्पीकर के पास भी हम लोग का जो एलिगेशन है, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई विल सेंड माई रिटिन कंप्लेंट टू द स्पीकर। जो आपका आंख का सामने ये सब हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग किया है उसका खिलाफ हाउस का जो रूल है, रूल के अंदर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग मेडिकल करा रहा है, ये तो सिस्टम में पहले स्पीकर को बोलना चाहिए। स्पीकर के अंदर बाहर का आइन नहीं चालू होता, लेकिन पहले स्पीकर का पास हम लोग करेगा, मेडिकल भी कराएगा। उसका बाद कुछ नहीं होगा तो कानून का आश्रय लेने का अलावा हमारा कोई चारा नहीं रहेगा। आप लोग 356 मांग रहे हैं? हाँ, यह बंगाल में जो हालत है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रामपुर हाट का हादसा का बाद फिर बसीरहाट में देख लीजिए, 11 साल का छोटा एक लड़की के ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया, कैसा हालत है। आरजी करके जाइए, किसी को घुसने नहीं दे रहा है। उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है, ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर मगरबी बंगाल से बताई जा रही है। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर पहुंचे जगदीप धनकर, अमित शाह से की मुलाकात। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर मगरबी बंगाल के गवर्नर पहुंच गए हैं और अमित शाह वजीर दाखिला से मुलाकात की। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर के हवाले से खबर आपको बताई जा रही है, जो दिल्ली के दौरे पर पहुंच गए हैं और वजीर दाखिला अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उनके रिहाइशगाह पर इस वक्त मौजूद है। एक तरफ बंगाल असेंबली में हमने देखा कि किस तरह से हंगामा आराई हमें देखने को मिली और दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के गवर्नर वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की और दूसरी जानिब 5 अरकान असेंबली मुअत्तल किए गए, जिनमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल है और दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के गवर्नर वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। मगरबी बंगाल से इस वक्त आपको बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर गवर्नर जगदीप धनकर दिल्ली के दौरे पर है। वजीर दाखिला अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे और दूसरी जानिब
असेंबली में इस वक्त मगरबी बंगाल की असेंबली में इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, जिसके दौरान दिल्ली में आम आदमी जो न कर सकी अब वो पंजाब में करने जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी हुकूमत ने घर घर राशन पहुंचाने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस फैसले पर पंजाब में जल्द ही अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 4 साल कबल घर घर राशन पहुंचाने का फैसला किया गया था, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत ने रखना डाल दिया था। आपके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने आज बहुत शानदार ऐलान किया इस देश के गरीबों के लिए, पंजाब के गरीबों के लिए, और मैं समझता हूं कि पूरे देश पे आने वाले समय में इसका असर पड़ेगा। भगवंत मान जी ने ऐलान किया है कि पंजाब में गरीबों का राशन उनके घर घर तक पहुंचाया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, घर घर राशन योजना। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आदमी को अपना गेहूं चावल महीने का जो राशन होता है जो सरकार देती है, वो राशन लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, ढेरों तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज ज़माना ये आ गया कि एक फ़ोन करो और फ़ोन के ऊपर ऑर्डर करो और पिज़्ज़ा आपके घर आ जाता है, सारा सामान आपके घर आ जाता है, लेकिन राशन लेने के लिए गरीब आदमी को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। तो घर घर राशन योजना के तहत लोगों का गेहूं या आटा या दाल जो भी है, चावल, वो अच्छी सी पैकिंग करके, बोरी में पैकिंग करके आपके घर का जितना भी बनता है वो आपके घर में सरकार हर महीने आपके घर में दे के आएगी। पंजाब के गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं समझता हूं ये जल्दी लागू होगा, आज ऐलान किया गया है। कर्नाटक हिजाब तनाज़े पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उसने कर्नाटक हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चैलेंज किया। उलमा की तंजीम केरल जमियतुल उलमा ने भी अर्जी दाखिल की। अर्जी गुजार का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने शरीयत की गलत तशरीह की है। ख्याल है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब को इस्लाम का लाजमी जुज करार नहीं देते हुए हुकूमत के हुक्मनामे को बरकरार रखा था। ख्याल है कि निदवतुल उलूम में मौलाना हसनी नदवी की सदारत में हुई मीटिंग में बोर्ड की लीगल कमेटी के सुपुर्द ये मामला किया गया था। इसी बीच हिजाब तनाज़े के दरमियान कर्नाटक में SSLC के इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं। ये इम्तिहानात 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म में तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। रियासत के चामराजनगर के एक एग्जाम सेंटर में चंद लड़कियां हिजाब के साथ हाजिर हुई थीं, लेकिन अदालत का फैसला और हुकूमत के सर्कुलर के मुताबिक इन लड़कियों को क्लासरूम में हिजाब उतारने के लिए कहा गया, लिहाजा लड़कियों ने हिजाब उतारकर अपना पर्चा दिया। चामराजनगर की सरकारी PU कॉलेज में ये वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब देवनली के एक एग्जाम सेंटर में सरकारी PU कॉलेज के अहाते में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब उतारने के बाद इम्तिहान हॉल में दाखिल होने दिया। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज पर बयान देते हुए कहा कि हज के लिए हमारी तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हाजियों की रवानगी होगी। नकवी ने कहा कि हज के लिए भेजे जा रहे अफसरों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। हज कमेटी के ताल्लुक से नकवी ने कहा कि हज कमेटी तश्कील दी गई है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, हज की तैयारियां चल रही हैं, इस बार पूरी उम्मीद की जा रही है कि हज होगा, तमाम रिस्ट्रिक्शन सऊदी अरब में हट चुकी हैं। देखिए, आप लोग सब लोग दुआ करिए कि हज इस बार हो, क्योंकि पिछले 2 सालों से जो पेंडेमिक पीरियड है उसके दौरान जो इंटरनेशनल हज यात्री हैं, अंतर्राष्ट्रीय हज यात्री वहाँ पर हज यात्रा करने नहीं जा पाए। वो अपने राज्य के लोगों की सेहत सलामती की दृष्टि से उनका फैसला था। हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हमारी तरफ से 10 एम्बार्केशन पॉइंट्स पर तैयारियां की गई हैं इस बार, और उन 10 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री जाएं, उसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह के प्रोसेस, जो हमारे जाने वाले और भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोसेस हो रहा है।
और हिंदुस्तान मुझे लगता है ऐसा देश होगा जिसने पूरी तैयारी अपनी पूरी कर रखी है और वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं कि बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होता है। सर, बायलैटरल एग्रीमेंट को लेकर के लोग चिंताएं हैं कि अभी तक नहीं हुआ, देरी हो रही है, तो तमाम चीजें कैसे होने वाली हैं? अब देखिए, हज तो सऊदी अरब को जाना होगा करने के लिए, और सऊदी अरब सरकार का जो भी फैसला होगा उस फैसले को हमें मानना होगा, हमें उस फैसले का इंतजार भी करना होगा। सर, एक आखिरी सवाल, अभी तक मरकजी हज कमेटी है, उसकी तश्कील को लेकर के भी मंत्रालय कदम बढ़ाने की बात आई थी बीच में, तो क्या प्रोसेस हो रहा है? कंप्लीट हो गया है, हज कमेटी भी बन गई है और प्रोसेस चल रहा है उसका, जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी। शुक्रिया। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का दावा है कि बैंकिंग शोबे में 2 रोजा हड़ताल का पहला दिन कामयाब रहा। एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में कई शाखें बंद हैं। मरकज की पॉलिसियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के मुश्तरका मोर्चे ने आज से 2 रोजा भारत बंद की कॉल दी है। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी और बैंक लॉ तरमीमी बिल समेत मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों ने 2 रोजा बंद की कॉल दी है। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत मजदूरों की उजरत में इजाफा करने और ठेके पर काम करने वालों मजदूरों को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा मजदूर तंजीमें कर रही है। ट्रेड यूनियनों की जानिब से जारी करदा बयान में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और बिजली शोबे के मुलाजिमीन के इस बंद में शामिल होने का दावा किया गया। उधर मरकजी वजारत बिजली ने रियासतों और तमाम इदारों को मजदूरों की हड़ताल के पेश नजर बिजली फराहमी, ग्रिड के निजाम को बरकरार रखने के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों, दिफा और रेलवे खदमात को बहाली की बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत में तमाम इलाकाई और रियासती कंट्रोल रूम के एहलकारों को होशियार रहने का मशवरा दिया गया। अगर आपको बैंक संबंधी कोई काम है तो इसके लिए आपको 2 दिन का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 28 और 29 मार्च को बैंक की हड़ताल है। और इस वक्त हम कनॉट प्लेस के बैंक के बाहर खड़े हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि हड़ताल के चलते जो बैंक हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं और बैंक में किसी भी तरीके की कोई निकासी या जमा करने का जो काम है वो नहीं होगा। और आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें साफ तौर से लिखा है कि 28-29 मार्च अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। और ये बैंक की हड़ताल क्या है, उसके लिए उनकी जो मांगे हैं वो भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैंकों का निजीकरण रोका जाए, आउटसोर्सिंग बंद की जाए और सभी ठेका कर्मचारियों और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को नियमित किया जाए। हेयर कट्स पर रोक लगाओ, खराब ऋणों की वसूली प्रारंभ करो, नेशनल पेंशन स्कीम NPS को बंद करने की मांग की गई है और साथ ही साथ महंगाई भत्ता से संबंधित पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की गई है। तो ये 5-6 मांगे हैं जिनके चलते 29-28 मार्च को बैंक बंद रहेंगे और बैंक बंद रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। जिन लोगों को अपने चेक क्लियर करवाने हैं या किसी तरीके से बैंक से पैसे की निकासी करनी है या उसे जमा करना है, तो ऐसे में 2 दिन का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक हड़ताल है। तो अब बैंक के ज़रूरी कामों के लिए आपको 2 दिन के बाद बैंक में आना होगा, क्योंकि हड़ताल है, इसके चलते 2 दिन यहाँ पर काम नहीं हो सकेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के वजीर आला के तौर पर हल्फ लिया। विश्वजीत राणे समेत 8 अरकान असेंबली ने भी वजीर के तौर पर हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीएम मोदी के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की। डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंदी मोळपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो।
हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने कन्या विवाह और निकाह योजना को फिर से शुरू करने का फैसला किया. कोरोना कहर के सबब हुकूमत के जरिए निकाह व कन्या विवाह योजना पर 2 सालों से पाबंदी आई थी. वजीर आला शिवराज सिंह ने 21 अप्रैल से मध्य प्रदेश में फिर से कन्या विवाह को निकाह योजना को शुरू करने का फैसला किया. यही नहीं, वजीर आला शिवराज सिंह ने अब स्कीम की रकम में भी इजाफा करने का फैसला किया है. पहले स्कीम के तहत लड़कियों को शादी के लिए जहां 51,000 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 55,000 रुपये सरकार की जानिब से अदा किए जाएंगे. इस ताल्लुक से वजीर आला शिवराज सिंह अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से करते हैं. योजना फिर प्रारंभ की जा रही, कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी. 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे. नए स्वरूप पर प्रारंभ किए जाएंगे. पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, इसको एकीकृत कर रहे हैं. आयोजन की जो राशि थी 51,000 रुपये बढ़ा के उसको 55,000 रुपये किया जा रहा है. कई रियासतों में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बहुत कम है, जिसमें हिंदुओं को अक़लियती दर्जा देने का मुतालबा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी. मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बात की. हमारे नुमाइंदे आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है. मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं. सर, अक्सर बात होती है अक़लियतों को लेकर के, लेकिन अक़लियत का दर्जा कौन दे, इसको लेकर के किस तरह का पक्ष है? देखिए, जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज हैं वो सेंट्रल द्वारा नोटिफाइड की गई हैं. उसके अलावा राज्यों को भी अधिकार है वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ के सामाजिक आर्थिक हालात के हिसाब से अपने राज्यों में अल्पसंख्यकों का दर्जा दे सकते हैं वो. और कई राज्यों ने, महाराष्ट्र ने दिया है, मध्य प्रदेश ने दिया है, राजस्थान ने दिया है, कर्नाटक ने दिया है, कई राज्यों ने दिया है. और इस संबंध में हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी मंत्रालय की और सरकार की जो मंशा है वो साफ कर दी है. अक्सर ये सवाल उठता रहा है और ये भी कहा जाता रहा है, कई रियासतें ऐसी हैं, तकरीबन 10 के करीब रियासतें ऐसी हैं जहां पर जो हिंदू हैं वो अक़लियत में हैं और उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए. मैं इसमें स्टेट वाइज मैं इस पे कोई डिस्कशन तो नहीं करूंगा. इसमें जो भी हमें कहना है कोर्ट में हमने कह दिया है, लेकिन राज्यों को ये अधिकार है. कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली. आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ. दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है. दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 41 पैसे हो गई है. वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 90 रुपये 77 पैसे अदा करने होंगे. गुज़श्ता 7 दिनों में आज 6वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया. ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ. तेल कंपनियों ने 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना शुरू किया था. 7 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है. आजकल डीजल पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ता जा रहा है और आज इतना पब्लिक को भी परेशान हो रहा है. हर रोज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है. देखिए आप प्राइस कहाँ कितना था, अभी पेट्रोल का दाम 95 था, अभी 99, 100, 100 पहुँचने वाला है. तो इसलिए पब्लिक को बहुत परेशानी हो रहा है और जनता को, सरकार को ये सोचना चाहिए कि पेट्रोल का दाम कम करे, डीजल पेट्रोल का दाम, तभी हर चीज़ सस्ता हो जाएगा. अभी तो बहुत महंगा चल रहा है. अब आने वाले दिन में तो और क्या होगा, हमारे बीवी बच्चे जो आने वाले जनरेशन में और कैसे जिएंगे वो लोग. ऐसा है, महंगाई तो बढ़ी रही है. सरकार ने इसमें देखो कहीं कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो देना चाहिए, है ना. कैसे आम आदमी को जो है थोड़ा राहत मिल जाएगी, है ना. और अब वो तो सरकार की योजनाएं हैं, देखो कैसे करना है वो तो वही काम कर सकते.
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहले से 5वीं जमात तक उर्दू इम्तिहानात का इनाकाद न करने के हुक्मनामे के खिलाफ उर्दू शिक्षा संघ और मुस्लिम तंजीमों ने एतराज जताया था। इस हुक्मनामे के खिलाफ जयपुर की ईदगाह मस्जिद के पास बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया गया था, जिसका असर ये हुआ कि आज हुकूमत ने नया एलामिया जारी किया कि पहले से 5वीं जमात के उर्दू इम्तिहानात सिर्फ मदारिस तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि तमाम सरकारी स्कूलों में भी उर्दू इम्तिहानात लिए जाएंगे। इस खबर को न्यूज 18 ने तरजीह बुनियाद पर दिखाई थी। न्यूज 18 के बेहतरीन कवरेज पर उर्दू हलकों ने न्यूज 18 उर्दू का बेहद शुक्रिया अदा किया। उर्दू की बुनियादी तालीम जहां पर इब्तिदाई अगर देखा जाए उर्दू की बात की जाए, राजस्थान में 2016 से इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे कि पहली से लेकर के 5वीं कक्षा तक जब उर्दू की परीक्षाएं ही सरकारी स्कूल में आयोजित नहीं होंगी तो उर्दू की तालीम को आगे बढ़ावा कैसे देंगे। 2019 से लेकर के 20 और 21 में ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई, हंगामा बढ़ा, विरोध प्रदर्शन किए गए। पुतला जलाने के बाद में आखिरकार सरकार ने न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगाते हुए ये आदेश जारी कर दिए हैं कि जो इब्तिदाई उर्दू है पहली से 5वीं तक की वो शुरू की जाएंगी और उनकी बाकायदा सरकारी स्कूलों में परीक्षा भी होगी। एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूज़ 18 का कि इन्होंने खबर चलाया। खबर का असर ये हुआ कि आज हमारे राजस्थान के अंदर महकमा तालीम ने जो 5वीं बोर्ड के इम्तहान हो रहे हैं इसमें उर्दू की जो है वो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भी इस बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार न्यूज़ 18 का। दूसरा ये कि जो लड़ाई जो है वो हमारी 2016 से चली आ रही थी। 2016 के बाद में अक़लियती ज़बान उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती है वो खात्मे की तरफ जा रही थी। सिर्फ मदरसों तक महदूद कर दिया था उर्दू तालीम को। 2019 तक जैसे तैसे सालाना इम्तहान भी हुए, बोर्ड के एग्ज़ाम भी हुए। 19 के बाद में तो ये जो तालीम है बिल्कुल से ठप हो गई थी। राजस्थान में मदरसों तक लिमिट कर दिया गया था। आपके जब समाज की तरफ से कुछ मैसेज दिया जाएगा कि भाई अभी काफ़ी नाराज़गी थी, अब मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे डिसीजन के बाद में बदलाव आए? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया अदा करता हूँ न्यूज़ 18 का कि आपके इस चैनल की वजह से, आपके इस मीडिया की वजह से जो है हमें हक मिलने के लिए बहुत सारा संघर्ष आपने हमारे साथ सहयोग किया और बात को, मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उठाया। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे या उनकी छुट्टी हो जाएगी, इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। कौमी असम्बली में आज अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग मुतवक्के है। ख्याल रहे कि 25 मार्च के असम्बली के इजलास के हवाले से 15 नुकाती एजेंडे जारी किया गया था, जिसमें वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद पर 152 अरकान के दस्तखत मौजूद थे। उधर तहरीक इंसाफ के जलसे में वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन के अदम एतमाद को बैरूनी ताकतों की साजिश करार दिया। उन्होंने इसके सबूत में एक खत भी पेश किया। इमरान खान का दावा है कि बाहर से उनकी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और हमारे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान पार्टी के इजलास में सरप्राइज देने की बात भी कह रहे थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तवील होती जा रही है। इसके सियासी और सफारती हल कोशिशें भी की जा रही है। इसी बीच कई मुहाज पर दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई भी हो रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव में रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। चर्नीहीव में अभी भी हजारों अफराद फंसे हुए हैं। गुज़श्ता एक महीने से जायद जारी लड़ाई में अब तक यूक्रेन को $63 बिलियन मालियत के इमलाक का नुकसान हो चुका है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी के मुताबिक जानी नुकसान के अलावा 92 फैक्ट्रियां, 12 एयरपोर्ट, बड़ी तादाद में तालीमी इदारे तबाह हुए हैं। रूसी हमले में 4,500 रिहायशी मकानात भी तबाह हुए हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच अमन मुज़ाकरात का सिलसिला भी खनूस जारी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमन सौदे के तहत वो गैर जानिबदाराना हैसियत इख्तियार करने के नुक्ते पर गौर कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।